हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 2 से 3 नंबर वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? तो वे जैव अणु जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में क्रोमोसोम और न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल? वे जैव अणु जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में क्रोमोसोम और न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और ये इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम ये नहीं कह रहे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, पर हाँ इन क्वेश्चन में से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। ठीक है, बहुत से यूट्यूब चैनल पर आपको बताएंगे कि टॉप 20 एमसीक्यूज या टॉप 20 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, अगर इतना ही आसान होता तो हम टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ के ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। टॉप 20 या टॉप 50 क्वेश्चन अगर ये पढ़ लिए तो इसके बाहर कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। ये 12th क्लास है, आपको मेहनत करना होगी। समय बहुत कम बचा है, तो आपको जहां से भी जितने भी क्वेश्चन मिल रहा है सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। हाँ, उसके 100% चांसेस हैं, पर ये नहीं है कि वही आपके क्वेश्चन पेपर में छपे। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उन्हें सबको तैयार कीजिए। समय बहुत ही कम बचा है, आज है 5 जनवरी। ठीक है, और आपके 18 फरवरी से पेपर स्टार्ट, तो लगभग आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं। ठीक है, तो काफी कम टाइम आपके पास बचा हो, तो जितना हो सके पढ़ाई को ही समय दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका अभिक्रिया का वेग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में समय के साथ सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, अतः करके आपको फॉर्मूला लिखना है, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। अब ये डी क्यों दर्शा रहा है? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? होने वाले परिवर्तन। तो परिवर्तन जो है वो डी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? किसी अभिक्रिया में समय के साथ, तो समय को किससे लिखते हैं? टी से। समय के साथ सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, तो डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, समय के साथ सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अतः करके अभिक्रिया का वेग इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। ये आपको फॉर्मूला लिख देना है। तो अभिक्रिया का वेग बहुत ही इजी, 2 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये 2026 में आपके क्वेश्चन आ सकता है। 7 सेट है, तो 7 सेट में 1 या 2 सेट में ये क्वेश्चन आपको 100% मिल ही सकता है। ठीक है, उसके बाद उप सह संयोजन संख्या। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उप सह संयोजन संख्या किसे कहते हैं? बोर्ड एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। तो उप सह संयोजक यौगिक में लिगैंड के साथ सीएमए द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि उप सह संयोजन संख्या क्या होती है? जो लिगैंड के साथ सीएमए द्वारा बनाए गए बंध होते हैं, उसी बंधों की संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, हमने ले लिया एक आईयूपीएसी नाम K4 FeCN का होल 6, ये हमने
IUPAC लिए। ये जो होता है ये बाहर के लिए ये होता है आपका सिंपल आयन। क्या होता है ये? सिंपल आयन, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है लीगैंड। ये क्या होता है? लीगैंड होता है। और ये होता है आपका CMA, ठीक है। ये क्या होता है? CMA। तो ये आपका सिंपल आयन होता है और ये होता है लीगैंड और ये होता है CMA। तो इसमें क्या कह रहा है? लीगैंड के साथ CMA द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि आपको कठिन ना हो, काफी कम समय बचा है तो आप इजीली इसे याद कर पाए, ठीक है। तो क्या लिखना होगा? उपसहसंयोजक यौगिक में लिगैंडों के साथ CMA द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना ही बस आपको लिखना, 2 नंबर आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिगैंड। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और रिपीट भी हुआ है, ठीक है। ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया और कभी कभी ये 7 सेट में 2 या 3 सेट में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% 2026 में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, कभी कभी ये रिपीट भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछ लिया जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा 3 नंबर में लॉन्ग में कि लिगैंड किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों को समझाइए। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आपसे पूछ ले कि एक दंतुर लिगैंड व द्विदंतुर लिगैंड को समझाइए, ठीक है। तो ये इस बार 2025 में ये यूपी बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा गया था कि एक दंतुर लिगैंड व द्विदंतुर लिगैंड को समझाइए, ठीक है। तो 2025 से सिर्फ ये 2 नंबर में पूछा गया था, एक दंतुर और द्विदंतुर लिगैंड को समझाइए। और कभी कभी लॉन्ग में भी फंस जाता है, 3 नंबर की लिगैंड किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों को समझाइए। तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, वो आपके पेपर पर डिपेंड करता है कि 2 नंबर पे मिले या 3 नंबर पे मिले, पर आपको पूरा तैयार करना है। अगर 3 नंबर में मिल जाएगा तब भी आपको पूरा करना है, अगर 2 नंबर मिलेगा तो जितना पूछा जाएगा उतना हम कर देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिगैंड किसे कहते हैं। तो वे परमाणु, अणु, आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में CMA से जुड़कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। तो बहुत ही इजी, क्या बताया तभी हमने आपको एग्जांपल बताया था, K4FeCN का होल 6 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमने आपको एक उपसहसंयोजक यौगिक दी थी। अब ये क्या है? अभी हमने आपको बताया था जो K4 है जो बाहर होता है वो है सिंपल आयन। क्या है वो? सिंपल आयन। उसके बाद ये जो है ये है आपका CMA। ये क्या है? CMA है। और ये है जो CN का होल 6 है, इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड। इसे क्या बोलते हैं? लिगैंड, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वे परमाणु, अणु, आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में CMA से जुड़कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। मतलब जो उपसहसंयोजक यौगिक में CMA से जुड़कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं वही लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है। और लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखना आपको परिभाषा? वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में CMA से जुड़कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। और लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं, एक दंतुर लिगैंड, उभय दंतुर लिगैंड, सॉरी एक दंतुर लिगैंड, द्विदंतुर लिगैंड और उभय दंतुर लिगैंड, ठीक है। तो सबसे पहला एक दंतुर लिगैंड किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। एक दंतुर लिगैंड वह लिगैंड जो CMA को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, एक दंतुर लिगैंड कहलाते हैं। बहुत ही इजी है, एक दंतुर लिगैंड है तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देंगे CMA को और उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे, वो एक दंतुर लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है। या एक दंतु भी कहते हैं। उसके बाद इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H2 और NH3। H2O को बोलते हैं हम लोग एक्वा, H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। और NH3 को बोलते हैं Me, ठीक है। तो ये क्या है? एक दंतुर लिगैंड के उदाहरण, जैसे एक्वा और एमीन, ये किसके उदाहरण है? एक दंतुर लिगैंड के उदाहरण। ये क्या करते हैं? CMA के एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता भी चलना चाहिए कि एक दंतुर लिगैंड का उदाहरण क्या है। उसके बाद द्विदंतुर लिगैंड, वे लिगैंड या वह लिगैंड जो CMA को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, द्विदंतुर लिगैंड कहलाते हैं। अब द्विदंतुर, द्वि मतलब 2, तो ये क्या करेंगे? CMA को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, द्विदंतुर लिगैंड कहलाते हैं। जैसे C2O4 और -2,
इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो। इसे बोलते क्या है? ऑक्सीलेटो। ये किसका उदाहरण? द्वितंतु लिगैंड का उदाहरण। ठीक है। उसके बाद उभयतंतु लिगैंड। अब उभयतंतु लिगैंड किसे कहते हैं? वह लिगैंड जो दो अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है उभयतंतु लिगैंड कहलाता है। जैसे N2 सॉरी NO2। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रो। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रो। N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ठीक है। ये किसका उदाहरण है? उभयतंतु लिगैंड का उदाहरण। ठीक है। तो ये थे आपके लिगैंड तथा लिगैंड के प्रकार। अब बोर्ड एग्जाम में लिगैंड से सबसे ज्यादा अगर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक दंतु लिगैंड व द्विदंतु लिगैंड किसे कहते हैं। आपसे ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बनते हैं। बाकी अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो पूरा ही पूछा जाए कि लिगैंड किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो एक दंतु व द्विदंतु लिगैंड ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों लिगैंड आपके इंपॉर्टेंट है, एक दंतु लिगैंड और द्विदंतु लिगैंड। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व को F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? आंतरिक संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बहुत ही इजी है। हमने इजी भाषा में, अगर आपसे सिर्फ परिभाषा पूछे कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या किसे कहते हैं तो आपको सिर्फ परिभाषा में इतना ही लिखना है। अगर आपसे पूछ ले कि आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए तो वो 3 नंबर में आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर 2 नंबर में परिभाषा सिर्फ पूछे तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है। फिलहाल आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तैयार कर लीजिएगा। आंतरिक संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्रमशः परमाणु क्रमांक 58 से 71 और 89 से 103 से शुरू होने वाले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला में शामिल होते हैं। जो आंतरिक संक्रमण तत्व के परमाणु क्रमांक है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला में शामिल होते हैं। ठीक है। और आंतरिक संक्रमण तत्व को हम लोग अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। याद रखिएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व को अंतः संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व और F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। या तो आपसे पूछा है कि आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या F ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था कि आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और लगातार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अगर आपका F ब्लॉक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर आपको पता होना चाहिए, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन, ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, इन्हें आपको तैयार कर लेना। ठीक है। बाकी आपको अगली वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें सारे क्वेश्चन हम कवर अप करवा देंगे। अभी ये जो कुछ क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में लेके आए, इन सभी क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है। और चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। बस आप एक सब्सक्राइब करके अच्छा सा एक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है। तो अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कि परासरण दाब किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बनता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना कि परासरण दाब किसे कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के अणुओं का जाना परासरण कहलाता है। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसका मतलब क्या है, इसमें इसका जो काम होता है वो क्या करता है, जब विलायक के अणुओं को ही सिर्फ भेजता है। ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ विलायक के अणुओं को ही कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर भेजता है। ये सिर्फ विलायक के अणुओं को भेजता है, ना कि विलय के अणुओं को। ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का जो काम होता है वो सिर्फ विलायक के अणुओं को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं को
जाना होता है, वही परासरण कहलाता है। तथा इस क्रिया में जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आपसे पूछा जाता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं, तो अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का जाना परासरण कहलाता है। और तथा इस क्रिया में जितने भी दाब की आवश्यकता होती है उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अगर आप पीडीएफ लिखेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपलोड करवा देंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखना होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ जरूर से जरूर लिखें। इसकी पीडीएफ फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिपिड। लिपिड किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो लिपिड किसे कहते हैं? लिपिड एक वसायुक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, सरल भाषा में समझे तो लिपिड क्या है? एक वसायुक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो किसे कहते हैं? जैव अणुओं का वह विशिष्ट समूह जो जल में अविलय या अघुलनशील, जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, लिपिड कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऊर्जा का संचय करना। तो सरल भाषा में समझे, जो लिपिड होता है वो वसायुक्त कार्बनिक यौगिक होता है। जैसे इसके उदाहरण अगर समझ लें तो जैसे वसा, ठीक है, वसा, मोम हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? लिपिड के उदाहरण है। ठीक है, वसा, तेल, मोम, ये सब क्या है? लिपिड के उदाहरण। जो वसा, तेल और मोम होता है वो क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, तेल, मोम और वसा जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, वही क्या कहलाता है? लिपिड कहलाता है। तो आप इसे बहुत ही इजीली समझिए कि जैव अणु का वह विशिष्ट समूह जो जल में अविलय परंतु कार्बनिक यौगिक में विलय होता है, लिपिड कहलाता है। इनका मुख्य कार्य ऊर्जा का संचय करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है जो अन्य व्यक्ति से अलग होता है। जो डीएनए पैटर्न होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है जो अन्य व्यक्ति से अलग होता है। इस पैटर्न को किसी भी व्यक्ति के द्वारा बदला नहीं जाता। अब ये नहीं कि आपका जो डीएनए पैटर्न है उसे हम बदल कर चेंज कर लें। डीएनए पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो मर जाए चाहे वो जिंदा हो, डीएनए वही रहता है। ठीक है, तो डीएनए पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता। इस पैटर्न को किसी भी विधि के द्वारा बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अतः किसी भी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है तथा इस तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। सरल भाषा में समझिए कि डीएनए पैटर्न क्या होता है और इसका काम कहाँ होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो डीएनए पैटर्न जो होता है वो सबका अलग होता है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति का अलग होता है और इस पैटर्न के द्वारा किसी भी डीएनए पैटर्न को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, इस पैटर्न को किसी भी विधि के द्वारा हम बदल नहीं सकते। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। जब कोई मर जाता है, ठीक है, और बाई चांस उसकी जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो बाई चांस किसी वजह मतलब जल गया या दिख नहीं रहा है या किसी भूकंप मतलब दब गया हो, तो क्या करते हैं हम लोग? कैसे पहचानते हैं? उसकी पहचान कैसे लगाते हैं कि ये किस फैमिली का मेंबर है? तो क्या कराया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है। वहां पे क्या कराया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है। उससे पता चल जाता है ये किस फैमिली से, मतलब इसका डीएनए पैटर्न क्या है, तो इससे पता चल जाता है। वहां पे काफी लोग होते, पहचान में नहीं आते, तब उस जगह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है जो अन्य व्यक्ति से अलग होता है। इस पैटर्न को किसी भी विधि के द्वारा बदला नहीं जा सकता। अतः किसी भी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है तथा इस तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग अपराधियों को पता लगाने में तथा मरे हुए लोगों की पहचान करने में। अब अपराधियों का भी पता हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही लगा लेते। बाई चांस अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो जो गन होती है उसमें जिसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं तो उसमें वहां पे क्या यूज होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट होता है।
वहां पता चल जाता है कि इसमें किसके फिंगरप्रिंट है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसमें होता है? अपराधियों का पता लगाने में तथा मरे हुए लोगों की पहचान करने में किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, उपयोग। और ये क्वेश्चन आपका बायो के लिए भी इम्पोर्टेंट, अगर किसी के पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में टिप्पणी आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, तो बायो में भी ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फेलिंग विलियन किसे कहते हैं। तो समान आयतन में CuSO4 और रोसले लवण के क्षारीय विलयन का मिश्रण फेलिंग विलयन कहलाता है। किसका विलयन? CuSO4 और रोसले लवण के क्षारीय विलयन का मिश्रण फेलिंग विलयन कहलाता है। ठीक है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेलिंग विलयन किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी लिख देना आपको, समान आयतन में CuSO4 और रोसले लवण के क्षारीय विलयन का मिश्रण फेलिंग विलयन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। तो वो वे शर्करा जिनका जल अपघटन कराने पर इनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मतलब इसमें वो शर्कराएं होती है जिनका हम जल अपघटन कराते हैं तो इनका जल अपघटन नहीं होता, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। और इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया, एल्डोज और कीटोज। ठीक है, मोनोसैकेराइड को 2 वर्गों में बांटा गया, एल्डोज और कीटोज। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन कराने पर इनका जल अपघटन नहीं होता, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और आपको 5 सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना हो, क्योंकि अब आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स या बायो जो भी आपके पास, और फिजिक्स केमिस्ट्री, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें आप सभी को डर लगता है, और जिनके पास मैथ्स है मैथ्स, तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन है जिन्हें आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी इंग्लिश और हिंदी पर भी आपको रोज ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 30 से 40 दिन या लगभग 40 दिन तो आपके पास बचे हैं। ठीक है, इसमें अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो गए होंगे, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना बाकी है। तो आपके पास जितना भी टाइम आपको मिले वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही देना है। बाकी ये वीडियो आपकी खत्म हो गई। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड 2026 के लिए टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये नहीं कह रहे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, पर हाँ ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। पर हाँ, अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो ये 2026 में आ सकते हैं, या इन 10 में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके छप सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइम पे जो भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ये विश्वास कभी मत रखिए कि ये टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपको इस टाइम मेहनत करने की जरूरत है। किसी के बहकावे मत आइए कि टॉप 10 पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, टॉप 100 क्वेश्चन है इसके बाहर कुछ नहीं होगा, टॉप न्यूमेरिकल्स है इसके बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जितना आपसे हो सके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ध्यान दीजिए। हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाए उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार सब करने। अब उसमें से कौन सा क्वेश्चन है ये नहीं पता। हाँ, कुछ क्वेश्चन की गारंटी भी कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन करवाए 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए। इन क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और एक आध क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में आ गया तो तीसरे सेट में। ये 10 क्वेश्चन आपके एक ही सेट में नहीं आएंगे, अलग अलग सेट में किसी किसी ने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने और जितने हो सके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ध्यान में लाना है, पढ़ाई को ही समय देना। ठीक है, 40 दिन है, रगड़ के मेहनत कर लो, उसके बाद मस्ती ही मस्ती है, क्योंकि 12th क्लास है, उसके बाद कुछ नहीं। सिर्फ 27 फरवरी तक मेहनत कर लो, उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां, जो करना है जो मस्ती करना वो कर ली, जितना फोन चलाना चला लेना। अभी के लिए फोन, सोशल मीडिया इस सबसे दूर रहिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स बताइए। इस वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला, कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशनल बढ़ जाए और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम लेके आए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।